Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So today हम लोग अपने लास्ट लेक्चर पे मतलब लास्ट लेक्चर तो नहीं कहूँगी यार, लास्ट यूनिट बायोटेक पे हैं. इसके बाद अपनी ट्वेल्थ ख़त्म हो जाएगी, फिर हम 11th शुरू करेंगे. आई होप यहाँ तक की जर्नी अपनी बहुत सफल रही होगी. हाँ ठीक है, मतलब जितना अगर मैं कंपेयर करके देखूँ एक नॉर्मल स्टार्टर एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए होता है, उससे आई थिंक मुझे तुम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही प्यार दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू टू यू ऑल. ठीक है, तो जस्ट बी विद मी ऑलवेज प्लीज़. आई नीड यू एवरी टाइम, है ना. तो ये जो सारी चीज़ें ना ये चीज़ें ही तो याद आती हैं बाद में, है ना. चलो तो हम अपना बायोटेक शुरू करते, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, है ना. बातों में टाइम गंवाएंगे तो नीट कैसे पार होगा. सॉरी, मुझे ना ज़ुकाम लग गई शायद, पता नहीं यार, ऐसे गर्मियों में भी सर्दी लग जाती है, ऐसे थोड़ी होता है. कई बार मैं ऐसी लॉजिकल बातें करती हूँ ना. चलो. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन्स. तो बेटा जी, बायोटेक का मतलब ये होता है हम लोग किसी लाइव ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म में से उसके एंजाइम को निकालें, ठीक है, और उससे क्या बनाएं, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाएं, ऐसे प्रोसेसेस से ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन्स के लिए यूज़फुल हो. मतलब जितनी भी सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं वो इन शॉर्ट किस लिए हो रही हैं, ताकि ह्यूमन वेलफेयर एक बड़े लेवल पे हो सके, ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत स्मूथ लाइक हो सके, है ना. तो बायोटेक में क्या होता है, हम लोग लाइव ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म में से एंजाइम का निकालते हैं और फिर उससे प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन्स के लिए यूज़फुल रहे. In this sense, making curd, bread and wine, which are all microbe-mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology. जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रोब्स हम लोग दही बना रहे थे, दारू बना रहे थे, ब्रेड भी बना रहे थे. तो ये सारी चीज़ें भी हम मान सकते हैं कि बायोटेक का ही एक हिस्सा है, ठीक है. However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on a larger scale. लेकिन हम बायोटेक थोड़ा सा भी नैरो स्केल पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली ही मॉडिफाई कर दें, उसके डीएनए में ही बदलाव कर दें ताकि हमारे जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हैं वो दे सकें, है ना. किसी ऑर्गेनिज्म को तुम डीएनए इस तरीके से चेंज करो ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो रहा हो, तो ये हम कह सकते हैं बायोटेक का एक बहुत फिर ताकि हम प्रोडक्ट बड़े स्केल पे बना सकते हैं. तो दिस इज़ मेनली बायोटेक, है ना. फर्दर आगे बढ़ें तो बहुत सारी दूसरी प्रोसेसेस टेक्निक्स भी होती हैं इसके अंदर, बायोटेक के अंदर, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है. सिंथेसाइजिंग अ जीन, हम लोग कोई जीन बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक डीएनए वैक्सीन बना सके और कोई डिफेक्टिव जीन को भी सही कर सकते हैं. ये सभी जो पार्ट है ना बेटा बायोटेक का, तो तुम लोग समझ जाओ बायोटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा हो जाता है हम लोगों के लिए, है ना. मतलब ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को अगर मैं कहूँ तो. फिर आता है द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, EFB. द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. उन्होंने बायोटेक का एक नया डेफिनेशन दिया है दैट एनकम्पासेस बोथ, जो कि ट्रेडिशनल व्यू और जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक है, मतलब जेनेटिक लेवल तक की जो बायोटेक है, उन दोनों को क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है. तो जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट्स thereof एंड molecular एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. क्या है इंटीग्रेशन ऑफ जो नेचुरल साइंस है उनका, नेचुरल साइंस को लेना है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको लेना है, ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके जो जो पार्ट्स हैं सभी को कंबाइन करना है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स लेने हैं जैसे कि डीएनए, जीन, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है और फिर हम लोगों को क्या बनाना है, प्रोडक्ट और सर्विस देनी है, ठीक है. सब चीज़ों को कंबाइन करो और जैसे कि जितने भी नेचुरल साइंस हैं उसको लेना है, ऑर्गेनिज्म को लेने हैं, उनके जो सेल्स हैं, उनका जो जीन है, डीएनए है, इन सारी चीज़ों को जोड़ के हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि ह्यूमन वेलफेयर को के लिए यूज़फुल होगा.
अब आता है प्रिंसिपल्स। बायोटेक में प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं? अमंग मैनी बहुत सारे होते हैं। द टू कोर टेक्निक दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक, दो चीज़ें जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ है वो क्या क्या है? सबसे पहला है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब ऐसे तरीके जिसकी वजह से तुम कोई भी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदल सकते हो। यू कैन चेंज, यू हैव पावर टू चेंज एनीबडीज डीएनए। ठीक है, किसी का डीएनए, किसी का आरएनए, इनको बदलने की शक्ति तुम्हारे पास है, तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। फिर आता है टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, फिर उसको हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म है, जो हमें प्रोडक्ट बना के देगा। एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और तुमने अल्टर्ड डीएनए अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला है तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाता है? बदल जाता है। देन आता है बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या आता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी माइक्रोब ना हो, एकदम प्योर हो वो। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम। माइक्रो फ्री, अगर हमको एम्बियंस कोई क्या बोलते हैं, अगर कोई प्लेट होता है, जैसे कि किसी कल्चर प्लेट के ऊपर तुम ग्रो करवाना चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम जो माइक्रोब ग्रो करवाना चाहते हो सिर्फ वही ग्रो हो, बाकी की चीज़ें ग्रो ना हो उसके साथ साथ, तो उसको कंटामिनेट होने से बचाने के लिए तुमको उसको कैसे रखना पड़ेगा? उसको एकदम प्योर रखना पड़ेगा, एकदम स्टेराइल रखना पड़ेगा, कंटामिनेशन तुमको थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंडर। ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल। अब जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है वो क्या है? ये क्या होता रहता है यार? प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। तुम लोगों को ये बात तो पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या नुकसान हैं और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास? द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच may be beneficial to the organism as well as the population। जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, है ना, डीएनए में वेरिएशंस आते हैं, और जेनेटिक मेकअप का एक अलग सा मतलब एक फॉर्म क्या होता है, यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स थे, जस्ट एग्जैक्टली सेम तुम नहीं हुए, तुम में कुछ ना कुछ वेरिएशंस थी। ठीक है। तो क्या पता उनके अंदर जो टैलेंट ना हो वो तुम लोगों में डेवलप हो जाए, है ना। तो जो फॉर्मर होता है, मतलब जो पहले वाला है, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है वेरिएशन के लिए, और जेनेटिक उसमें सेटअप में अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। कुछ उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्या तो ऑर्गेनिज्म के लिए या पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है, उसको बदलता नहीं है, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन कॉज करवाता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड जीन्स। अब अगर अपन किसी प्लांट के हाइब्रिड बनाते हैं या एनिमल को किसी से क्रॉस करवाते हैं, तो क्या पता वो जो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं, जो हम लोगों को अनवांटेड जीन्स है, जो हम लोगों को नहीं चाहिए, ऐसे जीन्स भी मल्टीप्लाई करने लग जाए, किसके साथ? डिज़ायर्ड जीन के साथ, है ना। तो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक जिसके अंदर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज्ड डीएनए, जो बदल चुका है। ठीक है। उसके अंदर जीन क्लोनिंग होता है, जीन ट्रांसफ़र होता है। ये चीज़ें, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र, ये चीज़ें ओवरकम करती हैं किसको? इस लिमिटेशन को, कि भाई अनडिज़ायरेबल वाले मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है। और हमको अलाउ करते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने डिज़ायरेबल जीन के सेट को ही मल्टीप्लाई करवा सके, आइसोलेट करके, विदाउट, बिना अनडिज़ायरेबल जीन्स के
मल्टीप्लाई होते हुए, मतलब देखो जैसे कि अगर तुम क्रॉस करवाते हो किसी भी प्लांट का, हाइब्रिड बनाते हो, तो चांसेस है ना कि जो चीज़ तुमको नहीं चाहिए वो भी मल्टीप्लाई हो रही हो। बट जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र अगर हमको ये चीज़ें अलाउ करती हैं, हम लोग एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएं और फिर ये चीज़ें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसके बाद हमारे जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं वही उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अनडिज़ायरेबल वाली नहीं करेंगे। तो ये एक लिमिटेशन ख़त्म होती है हमारे लिए। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर टू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? ठीक है, अब किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में अगर किसी डीएनए का पीस डाला है तो उसका क्या डेस्टिनी है, मतलब क्या होगा फिर, उसका क्या किस्मत है उसकी। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल। क्या पता उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो उसकी जब प्रोजेनी बने तो वो जो डीएनए है, जो पीस डीएनए का, वो मल्टीप्लाई ही ना कर पाए। बट लेकिन when it gets integrated into the genome of the recipient it may multiply and inherited along with the host DNA। लेकिन अगर मैं रेसिपिएंट के डीएनए के साथ ही उसको इंटीग्रेट कर दूँ, उसको जोड़ दूँ, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना पड़ेगा। जैसे कि ये किसी की बॉडी है, ठीक है, ये उसका डीएनए है, अगर मैंने अपना डिज़ायर डीएनए यहाँ छोड़ दिया है तो क्या पता ये मल्टीप्लाई ना भी हो, बट मैंने उसका बट मैंने जो मेरा डिज़ायर्ड डीएनए था, मेरा जो डीएनए का पीस था, उसको मैंने यहाँ लिंक कर दिया, यहाँ ऐसे जोड़ दिया। तो अब इस सेल की ना मजबूरी हो जाएगी कि इसको ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करेगी ही करेगी। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़, अब क्यों करेगी, क्योंकि अब हमारा जो डीएनए का पीस था, एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो अलग पीस ऑफ डीएनए है जो हमारा वाला है, एलियन मतलब दूसरी चीज़ ना, दूसरे ग्रह से आई हुई चीज़ों को हम लोग एलियन बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब हमारा जो ब्लू कलर वाला डीएनए है, अब वो क्रोमोसोम का पार्ट बन गया, हम देखा तुमने, विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब क्रोमोसोम के पास तो एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है। क्रोमोसोम के अंदर मैंने तुमको बताया था कुछ स्पेसिफिक, कुछ डीएनए सीक्वेंस की जगह ही होती हैं जिनको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। इसी वजह से फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अगर हमें किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का, मतलब हमारे वाले डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो एलियन पीस ऑफ डीएनए उस क्रोमोसोम का पार्ट होना ही होना चाहिए, तभी वो अच्छे से मल्टीप्लाई करेगा। और जिसके पास, और ऐसे नहीं तुमने किसी भी क्रोमोसोम के अंदर डाल दिया, ऐसे क्रोमोसोम मतलब होता तो सबके पास है, बट क्रोमोसोम जिसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हों, ऐसे के साथ हमको उसको लिंक करना है ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके। इसी वजह से ऐसे ही 10 एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो जो एलियन डीएनए है वो भी लिंक हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। तो इसी तरह से जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर खुद को मल्टीप्लाई करेगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ टेम्पलेट डीएनए। और हमारा जो टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट मतलब जिसको देख के आगे डीएनए बनाया जाएगा, वो टेम्पलेट हुआ। तो अगर हमें टेम्पलेट डीएनए की अलग अलग मल्टीपल आइडेंटिकल एक जैसी कॉपीज़ बनानी है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोनिंग कहते हैं। मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए को डालना और उसको मल्टीप्लाई करवाना इज़ नॉन एज क्लोनिंग। ठीक है, उसकी हमको आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब हमको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, अब तुम लोगों ने ये तो देख लिया कि एलियन पीस ऑफ डीएनए उसमें डाल दो, बट वो एलियन पीस ऑफ डीएनए कहीं से निकालोगे भी, है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, खुद से रेप्लिकेट करने वाला सर्कुलर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से बाहर का एक्स्ट्रा डीएनए होता है। नाम उसका दिया है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको सबसे पहले कहाँ से मिला, फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के अंदर एक प्लाज्मिड है, ठीक है। अब वो किसी जीन के लिए एनकोड करता होगा, ठीक है, किसी जीन के लिए, ऐसी जीन है जो किसके लिए एनकोड कर रही है, किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए। मतलब ये जो प्लाज्मिड है ना, ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड, मान लेती हूँ ये प्लाज्मिड है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का, ये दवाइयाँ हैं ABCD। तो प्लाज्मिड की एक जीन है, जीन
जीन हर्ट, ठीक है, जीन हर्ट, या मेरे पास कुछ और सिंबल नहीं है, अल्फ़ाबेट में लिखना नहीं चाहती, ये जीन हर्ट तो अजीब लग रहा है, जीन वन लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर, ठीक है। जीन 1 जो है वो मान लेते हैं डी नाम की वैक्सीन से रेजिस्टेंस शो कर रही है। मतलब डी नाम की वैक्सीन अगर आए तो इस प्लाज्मिड के पास एबिलिटी है कि ये डी वाली वैक्सीन से, मतलब इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो, है ना, इस डी वाली एंटीबायोटिक का इस प्लाज्मिड के जीन 1 के ऊपर कुछ भी असर ना हो, ऐसा सा उसका क्या था, उसकी एबिलिटी थी। तो हम लोग डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना कब चालू हुआ, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी आई कि हम लोग किसी भी इस तरीके की जीन को, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं किसी अपने दूसरे प्लाज्मिड के साथ, ठीक है। देखो आगे बताते हो फिर अच्छे से समझ आएगा। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर नाम के 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, अकम्पलिश्ड। इन्होंने 1972 के अंदर ये बताया कि बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। उन्होंने उस प्लाज्मिड में से ऐसा डीएनए का पीस निकाला जिसके अंदर वो जीन आई जिसके पास ये एबिलिटी है, जिसके पास वो शक्ति है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है। मतलब कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला, किस में से, एक डीएनए के पीस में से, ठीक है, उस प्लाज्मिड में से एक पीस ऑफ डीएनए निकाला। तुमको आई थिंक अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी लग रहा है ऐसा। एक बार मैं कंटिन्यूसली लाइन बोलते हैं। देखो एक प्लाज्मिड था, ठीक है, उसके अंदर क्या था, उसका डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए को ही तो क्रोमोसोम कहेंगे ना, डीएनए ही लिपिट जाता है तभी क्रोमोसोम बनता है भाई, है ना। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के पास एक ऐसा पीस होगा जो उस प्लाज्मिड को किसी एंटीबायोटिक से बचा के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन दोनों साइंटिस्ट ने वो पीस ऑफ डीएनए उस प्लाज्मिड में से निकाल लिया, ठीक है। हाश द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी। अब तुम लोग ये सोचो कि इस तरीके से तुम लोग कैंची लेके तो काटोगे नहीं, है ना, कैसे कटाओ, पता चला तुम शरीर के अंदर क्रोमोसोम दिखता भी नहीं है भाई वो, और तुम कैंची किस पे चलाओगे, अंधाधुंध, फिर कैंची अंदर छोड़ दोगे नलायकों। ठीक है, अब डीएनए का अगर हमें स्पेसिफिक लोकेशंस, अब भाई देखो 2 मीटर का डीएनए है, ठीक है, वो भी एक इनविजिबल सेल के अंदर, है ना, जो हमको दिख ही नहीं सकती है, माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर से तुमको एक ऐसा छोटा सा पीस ऑफ डीएनए निकालना है। अब वो हमको पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ बेसेस होते हैं हमारे पास, तो है ना, तो अब हमें कौन सा निकालना है। अब तुम कैंची तो बिल्कुल ही छोड़ दो दूर दूर तक, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई, डीएनए को स्पेसिफिक जगहों से काट पाना पॉसिबल हुआ बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी के बाद। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सिजर ही कहते हैं, इस तरीके की कैंची नहीं होती हैं, ये समझें। ये मॉलिक्यूलर सिजर बस नाम दिया है, होता क्या है, एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड, फिर उसको हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ हमारा जो कट पीस ऑफ डीएनए है उसको निकाल के जोड़ देंगे। दीज प्लाज्मिड, अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये वेक्टर की तरह काम करेंगे। वेक्टर मतलब ऑटो, किसी एक जगह से लेता है दूसरी जगह पे छोड़ देता है, ठीक है। ट्रांसफ़र द पीस ऑफ डीएनए, फिर जो ट्रांसफ़र करते हैं जो पीस ऑफ डीएनए उस वेक्टर से, मतलब उस प्लाज्मिड के डीएनए से, प्लाज्मिड बेटा वेक्टर है, वेक्टर एक ऑटो की तरह काम करेगा, ठीक है। उस प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या करा, हमारे प्लाज्मिड क्या है, ऑटो है, ठीक है, समझो ऐसी बात। प्लाज्मिड मान लेते हैं कोई ऑटो रिक्शा है, उसके अंदर जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए वो पैसेंजर है, वो बैठा और वो चल पड़ा कहाँ निकलने के लिए, वो फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है हमारी, वो सेल जिसके अंदर हमको वो डीएनए अटैच करना है। अब यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर। अब तुम लोगों को पता है इंसेक्ट वेक्टर मॉस्किटो काम करते हैं, क्योंकि वो मलेरिया का पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में पहुंचाते हैं, तो वो भी ऑटो की तरह काम कर रहे हैं ना, ऑटो रिक्शा नलायकों। इन द सेम वे, इसी तरीके से जो प्लाज्मिड है वो भी वेक्टर की तरह काम कर सकता है हमारा एलियन पीस डीएनए का डिलीवर करने के लिए, किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। देखो मैं कुछ टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। वेक्टर मतलब वो जो प्लाज्मिड हमने लिया है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए, हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब हमको जो डीएनए मल्टीप्लाई करवाना है, हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है, हमारा चाहने वाला डीएनए, ठीक है, वो तो कौन सा होता है, एलियन पीस ऑफ डीएनए।
प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को ट्रैवल करवा के होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेगा। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए जाके उसके साथ हम इंटीग्रेट होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा और हमको डीएनए का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देगा, हमको फिर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से। समझ गए? तो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब देखो, अब तुमने काट तो लिया मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, अब तुम जोड़ोगे कैसे? है ना, वहाँ पे फेविकोल तो लेके नहीं जाने वाले तुम। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम लोग जोड़ेंगे प्लाज्मिड वेक्टर के साथ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को ही हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं बेटा। डीएनए लाइगेज सब कुछ जोड़ देता है, ठीक है। विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल, जो कटे हुए डीएनए के मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर काम करके उनके एंड्स को जोड़ देगा। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर, और फिर मान लेते हैं ये दूसरा वाला था, ये दूसरा वाला था, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए और फिर ये पूरा डीएनए बन गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से एक नया कॉम्बिनेशन बना, सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का। प्लाज्मिड ही क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वो हमारा जो डिज़ायर्ड वाला है वो उसके साथ जाके जुड़ गया तो अब वो पूरा क्या हो गया, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब बदला हुआ डीएनए। व्हेन दिस डीएनए, अब इस डीएनए को हम लोग जब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा बैक्टीरिया जो साल्मोनेला के आसपास का ही है, फिर वो रेप्लिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। होस्ट एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग, अब जो नया होस्ट है उसका मतलब ई कोलाई के अंदर डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके वो मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीपल कॉपीज़ भी बनाएगा। ये जो एबिलिटी होती है मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की, मैंने पीछे भी बताया था, इसको हम कहते हैं ई क्लोनिंग, ठीक है। तो ई कोलाई के अंदर ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से हमारा डिज़ायर्ड डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी अलग अलग कॉपीज़ बन रही हैं, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। यू कैन हैंस इन्फर द 3 बेसिक स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए को ढूंढो जिसके पास हमारे डिज़ायरेबल जीन्स होंगी, फिर उसको होस्ट के साथ जोड़ दो, फिर मेंटेन करके रखना है, फिर ये भी देखते रहना है कि वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई कर तो रहा है ना हमारे डीएनए को, ठीक है। और फिर वो प्रोजेनी में आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज, ये तो सारे पढ़ाना पड़ेगा यार फिर मेरे को, है ना, फिर ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। क्लोनिंग वेक्टर्स, इससे पीछे 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 पीछे, मतलब अगर मैं तुमको कहूँ तो आज अगर अपन पढ़ते तो अपन को सारा ही पढ़ना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर अपन पढ़ लेते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन द डीएनए, फिर पैलिंड्रोम की ही बात चल रही है, कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर तो सारा मेरे को पढ़ाना पड़ेगा और ये लेक्चर हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना। तो फिर मैं सोच रही हूँ कल पढ़ा दूँ फिर सारा, कितना ही बच रहा है ये चैप्टर, मतलब 2 लेक्चर का तो होगा ही यार, दूसरे लेक्चर में, हाँ ठीक है 2 लेक्चर का होगा, मैं बाकी का लेक्चर थोड़ा बड़ा कर दूँगी। आज तुम्हारा पहला दिन है, थोड़ा आराम करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। बायोटेक इतनी ज़्यादा हार्ड यूनिट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ईजी है बेटा, बायोटेक पहला चैप्टर भी दूसरा चैप्टर भी हद मार के बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके सवाल अच्छे आते हैं, मतलब थोड़े घुमावदार आते हैं, बट अगर तुमको बेसिक्स क्लियर है तो तुम घूमोगे नहीं, तुम इजीली वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, समझे। इतना भी कुछ नहीं घुमाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो है ना, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, इजी चैप्टर है, अच्छे से हो जाएगा, चिंता नहीं करने का। लगभग अगले 1 हफ्ते में हमारा 12th ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 11th शुरू कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहो अच्छे से, कुछ भी दिक्कत तकलीफ़ कष्ट पीड़ा दुख दर्द और कुछ भी हो तुमको तो मुझसे शेयर कर लेना, मुझे बता देना, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो भी बता देना, ठीक है। बाकी तुम्हारा सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा, आई ट्रस्ट यू ऑल बच्चों, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।